आयात पर नहीं रही, अब आप निर्यात करने लगी। हमने इतनी पैदावार तो कर ली, लेकिन किसानों की हालत में सुधार नहीं हुआ। जो मार्जिनलाइज्ड किसान जिसको आप कहते हैं, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके लिए स्थिति यह है कि 60-60 हजार करोड़ रुपए के लोन आपको माफ करने पड़ रहे हैं। उन किसानों के बारे में सरकार क्या करे, या कुछ कर ही नहीं रही है, दिशाहीन है। मैं कहता हूं कुछ न करे, किसानों के बारे में ईमानदारी से सोचना शुरू कर दे। देखिए, ये देश अभी भी, और उनके नाम पर सबसे ज्यादा वोट लिया जाता है, मजदूर, किसान। आप माने नहीं माने, अभी भी ये देश किसानों का है। और आपको याद होगा 3 वर्ष पहले जब भयंकर मंदी आई थी विश्व में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने से बच गई थी। उसका कारण मनमोहन सिंह का ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन नहीं था, भारतीय किसान शक्ति थी। जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। इतना बड़ा, इतना एटम बम लेके सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी, वो दूसरों के सहारे रहते थे। एटम बम बनाने से नहीं चलता है। मैं कहता हूँ कि किसानों के बारे कम से कम ईमानदार सोच शुरू कर दे। ये नहीं कि अभी किसानों को कुछ राहत दो, इलेक्शन आने वाला है, ये चुनाव जीत जाओ। मतलब उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए होना चाहिए कि एक मॉडल बाजार बने, उनके लिए बाजार का विस्तार होना चाहिए, उनको उनके तकनीक में विकास होना चाहिए, उनको बेहतर क्वालिटी के सीड्स देने चाहिए, उनको इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जरूर। इस पर सरकार अगर ज्यादा जोर दे तो हम एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ जाएंगे, और भारत का संपूर्ण विकास होगा। लॉपसाइडेड ग्रोथ नहीं होगा कि मालाबार हिल में बहुत सुंदर ग्रोथ हो रहा है और बाकी मुंबई के चाल में स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अगर आप देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, खासकर गांव और खासकर किसान। ठीक है, चलिए नवनीत जी, अब एग्रीकल्चर पर बात नहीं करेंगे। स्वास्थ्य एक बहुत मेजर सेक्टर है, शिक्षा में हम बाद में करेंगे, क्योंकि अमर सेन को मैं कोट करना चाहता हूं कि असली समस्या की जड़ वही है। स्वास्थ्य में बदलाव नहीं हो रहा है। इस देश में एक मरीज अगर बीमार पड़ जाए, एक इंसान, तो उसको लाभ हो ही नहीं सकता है मेडिकल का। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो मर ही जाएगा। कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो देहात में बिल्कुल ना के बराबर है। वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सितारा अस्पताल बन गए। तो वो आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा बाजार है, इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? की जरूरत है, बाजार की जरूरत है। ये तो सरकार को भी लाभ होगा। आम आदमी, किसान मजदूर की जरूरत है कि उसको जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जो कि बहुत पुअर है, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे, गाँव देहात में तो बहुत ही पुअर लेवल पे। आपको लगता है कि अगर इन सेक्टर्स में सरकार ध्यान दे तो यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, बेहतर क्वालिटी हो सकती है स्वास्थ्य की, और सरकार को इनकम भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जी, स्वाभाविक सी बात है। ये सेक्टर भी जो है फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, सर्विसेज जो जुड़ा हुआ है, ये है, इसमें बहुत जरूर इजाफा होगा। लेकिन जो समस्या जो मेन है, इतना बड़ा वर्ग किसानों का और देश में अनरिप्रेजेंटेड है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं शरद पवार जी, उनको सुध ही नहीं है देश की, तो अपने महाराष्ट्र में लगे रहते हैं। जनाब, आपके इलाके से चौधरी चरण सिंह आए और उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं। चौधरी देवीलाल आए, वो भी कहे किसानों के नेता हैं। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं धरती पुत्र हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि हम भी किसानों की ही लड़ाई लड़ते हैं। ये सभी लफ्फाजी कर रहे हैं। सच बात तो ये है, इन सबके शासनकाल में सब जो किसानों की स्थिति है वो लगातार बदतर होती है। सब कागजी हो गए हैं, सब जो है। ठीक है। क्या हेल्थ सेक्टर्स को अगर हम ज्यादा सरकार तवज्जो दे इन बुनियादी चीजों पे, तो सरकार का डेवलपमेंट कुछ बेहतर हो सकता है? ये जो आंकड़े हैं, आईना बेहतर हो सकता है? ये सरकार का जो हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे में भी दिखाया गया जी, और स्वास्थ्य सेवा में जी, और बाकी चीजों पर जी। साहब अभी 5 से 13 हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे जी। तो वो जो है रूरल इकोनॉमी में हेल्थ सेक्टर में खर्च जो है ध्यान दे रही है वैसे सरकार अभी 6% से सिर्फ 6.5%। मैं उस पर बता रहा हूँ करीब घोटाला जो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ध्यान दे रही है नवीन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मगर वो घोटाले का केंद्र बन गया, घोटाले का केंद्र बन रहा है। वो एजुकेशन पर कल बात करना पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन आज बता दें आप जल्दी। नहीं, मैं उसी पर बता रहा हूँ।
और जो 5 सितारा होटल है उसका थ्योरी उस समय हेल्थ मिनिस्टर का ये था, और हेल्थ सेक्टर के जो उसके प्रणेता थे अपोलो हॉस्पिटल के, उनका था $7,000 करोड़ उस समय हेल्थ सेक्टर में बाहर फॉरेन एक्सचेंज में खर्च होता था, एंड दैट हैज रिड्यूस्ड टू $4,000 करोड़। जी आप क्या बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? नाम अभय कुमार तिवारी है, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी मेरा कहने का मतलब ये है सर कि ये जो भी काम करते हैं सबसे पहले तो इनका परसेंटेज होता है। मनमोहन सिंह के पास 16 खादान था तो उन्होंने 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया। अभी ये हेलीकॉप्टर में 300 कुछ का घोटाला किया। ये हमारा जितना भी ब्लैक मनी है ये कितना करोड़, 4 लाख करोड़। तो ये अभी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में करप्शन का जो कॉस्ट है ये नहीं आया है। अगली बार आपकी सुझाव हम सरकार तक पहुंचाएंगे, करप्शन कॉस्ट भी आना चाहिए। मैं इस बात पर बताऊंगा, ये जो बहुत महंगाई जो है वो कॉस्ट ऑफ करप्शन का भी एक अंश है। लेकिन एक लाइन मैं उसको समाप्त करूंगा, मैं जानता हूं आपके पास समय कम है। दुर्भाग्य और सौभाग्य जो बोलने, ये जो मेन प्लानर्स हैं ये WTO, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की सर्टिफिकेट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं बनस्पत की आम गांव के आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था इनका कि WTA और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पर ही इनका भरोसा है। शिक्षा की बात करते हैं, अस्पताल की बात हो गई है। अमर सेन कहते हैं कि सारी योजना को बंद कर दीजिए, आप बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन एजुकेशन के प्लान को गांव-गांव तक एक-एक घर में बढ़ाइए, क्योंकि अगर शिक्षा बढ़ेगी तो हक को जानने की बात होगी, और जब हक को जानने की बात होगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, और इस बारे में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको शुरू भी किया गया है। अगर आप देखेंगे तो महा घोटाला है, देखिए है, लेकिन फिर भी एक प्रयास है उसमें। और पिछले दिनों एक मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उसमें था कि अब पहले की तरह ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है। पहले ड्रॉप आउट होता था और बहुत ज्यादा, उसमें 2 फैक्टर होते थे। ड्रॉप आउट होने की वजह से जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागता था, कुछ काम करना चाहता था, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी उसका प्रेशर पड़ता था और शिक्षा भी नहीं हो पाती थी। अब ये ट्रेंड कम हो रहा है। अब जो है वो ड्रॉप आउट नहीं कर रहा, पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो समाज में भी ऑल बात है कि क्वालिटी वो ठीक हो कि नहीं, क्योंकि ये भी आ रहा है रिपोर्ट की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। देखिए सवाल ये है, मेरा इसमें ये मानना है कि आप एक बेसिक एजुकेशन दीजिए और उसके बाद क्रैश कोर्सेज दीजिए, 1-1 महीने के क्रैश कोर्स, 2-2 महीने के क्रैश कोर्स। मैं आपसे भी एक बार बात कर रहा था इसके बारे में, जो एम्प्लॉयमेंट सेमी स्किल्ड जो हो और जो तुरंत एम्प्लॉयमेंट दे। जैसे मैं आपको 10 चीजें अभी गिनवा सकता हूँ। मोबाइल के अंदर अभी प्राइवेट है, आप गवर्नमेंट में क्यों नहीं? बेकरी से लेकर के सिलाई, और बेकरी से लेके कोट बनाने से लेके अभी सरकार उसी पे काम कर भी रही है, कहा जा रहा है। अभी कुछ अब काम कर रही है, लेकिन ये बातें क्यों नहीं निकल कर आ रही? आप एक फ्रिज ठीक, आप अगर ढूंढने जाएंगे कि मुझे अपनी फ्रिज ठीक करवानी है, तो आपको बाजार में उसका मैकेनिक नहीं मिलेगा। हम कैमरा ठीक करवाना चाहते हैं आपने, तो बाजार में मैकेनिक नहीं है। आप क्रैश कोर्स दीजिए उसको। एम्प्लॉयमेंट के लिए पोटेंशियल बाजार है, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसी नहीं है। शिक्षा पद्धति नहीं, यहाँ मुद्दा यही है कि जो नवीन जी ने कहा, मैंने भी पहले कहा कि नहीं, हम लोग देख ही रहे हैं, वो हम इंटरनल रिसोर्सेज को, जो हमारा कॉमन सेंस है, उसको यूज नहीं करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं वेस्ट ने ये किया, हम भी ये कर दें, FDI खोल दें, इंश्योरेंस में ये ले आए, ये खोल दें, बैंक, अरे वो सब कीजिए, बेसिक्स पर ध्यान नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट, इससे पुशअप होगा। मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, चलते चलते इस महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन ने बहुत पहले कहा था 47 में, अंतिम पंक्ति में जो आदमी, अंतिम पंक्ति की बात तो बहुत लोग बताए हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, बट कॉमन सेंस, समझदारी में कमी नहीं है। वो कॉमन सेंस वेरी स्ट्रांग है। पहले एक अंग्रेज ने स्वयं कहा कि जब मैं इस देश में ट्रैवल किया तो मैंने देखा आम आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें वो कल्चरल है, उसमें सेंसिबल है, उसको मालूम है सिविलाइज तरीके से वो बिहेव करता है, वो उसमें पूरी वो है। शिक्षा की बात कर रहे थे, जब तक इस देश का किसान शिक्षित नहीं होगा, जब तक ये देश विकास नहीं करेगा। किसान को शिक्षित होना पड़ेगा। हम तो पूरे समाज को शिक्षित होने की बात कर रहे हैं। ये हम आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि क्या शिक्षा पर अतिशय जोर देना चाहिए सरकार को, और आर्थिक सर्वे, हर तरह के बजटरी एलोकेशन होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को बहुत पुश भी किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगारोन्मुख शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन एक तथ्य आपके सामने मैं इसी के बारे पेश करूंगा चंद शब्दों में,
कि रोजगार रिलेटेड शिक्षा इस देश में IIM और IIT है। माफ करिएगा, विश्व के 100 शैक्षिक संस्थानों में भी उसका नाम नहीं है। टॉप 100 में गांव की स्कूलों की हाल तो क्या है? टाट पट्टी तक नहीं है। जी। इसी दिल्ली तो शहर में इस देश में सरकारी स्कूल में टाट शिक्षा पट्टी के नहीं बारे है। ये नेतागण जो भी बोलते हैं, लफाजी करते हैं, जी झूठ जी बोलते जी, हैं। गलत बात है। गलत बात है। अब इसका मतलब ये बजट की लफाजी ना करिए, ये प्लानिंग कमीशन के बड़े बड़े अफसरों की फ्लीट और नेताओं की फ्लीट, और कल जो पंडोरा बॉक्स जाएगा उससे देश के लोगों को लेना देना कुछ नहीं है। आम आदमी का स्तर बढ़ाओ, आम आदमी का स्तर बढ़ाइए। इकोनॉमिक सर्वे में जो आईना आज सरकार को दिखाया गया है उसमें तस्वीर सरकार की बहुत गंदी है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अगली तस्वीर है। इसलिए आम आदमी को उठाने की आवश्यकता है। आम आदमी आपके लिए बड़ा बाजार भी है, आम आदमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी है, आप उसको यूज कीजिए। इसलिए पहले शिक्षा को आगे बढ़ाइए, किसानों को समृद्ध कीजिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिए, तभी आर्थिक सर्वे में ग्रोथ रेट बढ़ेगा और आपकी तस्वीर सुंदर होगी। हालांकि कल बजट है और दिन भर हम आपको बजट के पेचीदगी और सामाजिक स्थिति में कैसे बदलाव हो, क्या विश्लेषक कहते हैं, क्या इकोनॉमिस्ट कहते हैं और क्या पॉलिटोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। महाबहस में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। मेरे पिता को हरियाली बहुत पसंद थी, इसीलिए आज यहां मैंने पौधा लगाया है। हम अपने प्रियजनों के लिए जिंदगी में कितना कुछ करते हैं, हमारे दिल